हाँ फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप जानते हैं मुझे मैं सावन, और ये अभ्यास करो कि वीडियो नंबर वो आप देख लें। आज जैसा कि कुछ पिछले कुछ वीडियोज़, जैसे कंटिन्यूस वीडियोज़ में हम लगातार चलते आ रहे हैं कि CHSL और SSC आप देख रहे हैं, CHSC GL, CHSL MTS, CPO SI, इस तरह के कई पेपर्स हैं। इनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रीवियस के पूछे जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कि हम कैसे एग्जामिनेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये मान के बिल्कुल भी नहीं चलता हूँ कि जो में से जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा उसने कुछ भी तैयारी नहीं की होगी या वो कुछ भी पढ़ नहीं रहा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप में से बहुतों के पास प्रायर नॉलेज तो होगी, पिछले कुछ नॉलेज तो होगी। तो अब उस फ़र्क होता है कि जब आप उस नॉलेज, बहुत से आप में से होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, किन्हीं को अनुभव 1-2 चांस का होगा, किन्हीं को 3 चांस का होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे चांसेस बढ़ते जाते हैं, हमारी एक्सपीरियंसेस बढ़ती जाती है, बट उसके साथ एक सच्चाई ये भी होती है कि प्रेशर भी बढ़ता जाता है कि ये लास्ट अटैम्प्ट हमारे ख़त्म होने लगते हैं, साल ख़त्म होने लगते हैं उम्र के। तो एक उस टाइप का प्रेशर्स भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रेशर्स को हम कैसे डील करते हैं, इसी का नाम एक तरह समझ लें कि कॉम्पिटिशन्स है। तो आप में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे और बहुत जल्द उन SSC CHSL की एग्जामिनेशन आने वाली है। तो जो हम डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनका लिटमस टेस्ट उसमें होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेशंस को मैं आप में जो भी लाइव है इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सेशंस को ऐसे लेके चलूंगा कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं और उस कॉन्सेप्ट पर फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊं, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि जो 16 अप्रैल तक हमारी डेडलाइंस है, वहाँ तक मैं आपको इस इतने एम तक पहुंचा दूं या इस अवस्था तक पहुंचा दूं कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, एक ठीक ठाक स्कोर कर सकें। और SSC CHSL के लिए जो पहले से अच्छे स्कोर कर रहे हैं, एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं, वो बेहतर पहुंच सकें। जिनकी पहली बार है वो भी वहां से बिल्कुल संतुष्ट होकर आ सकें। ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी लाइव होना चाहते हैं प्लीज़ जल्दी से हो जाए ताकि मैं जब सेशन स्टार्ट करूं तो वो आपके लिए ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ें छूट जाए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम पिछले 3-4 वीडियोज़ में मैं आपसे बात कर चुका हूं एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, फिर कॉमन इरर्स क्या होते हैं। इस तरह से मैंने आपको कई बातें की है। जो प्रमुख एरिया होते हैं, जो मेन सेक्टर, जैसा SSC CHSL SSC ने डिसाइड किया है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है, फिर आपका एंटोनिम सिनोनिम्स है, कॉमन इरर्स है। कॉमन इरर्स में भी एडजेक्टिव पर क्या है, एडवर्ब पर क्या है, वर्ब पर क्या है, कैसे इसके इरर्स होते हैं, ये कॉमन इरर्स हैं। फिर से मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सामान्य गलतियाँ। ये गलतियाँ कुछ ऐसी नहीं है कि आप बड़े लंबे चौड़े ग्रामर्स पढ़ेंगे या बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। ये बिल्कुल कॉमन इरर्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो कॉमन होता है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं होता। आप कॉमन सेंस को ले लें, कॉमन इरर्स को ले लें, ये ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट द सेशन। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे आपने देखा था कि वर्ब एडवर्ब लिखा हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पर मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक नए अंदाज में। मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी तैयार करके दिखाऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं, मैं खुद से क्वेश्चंस तैयार करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप उसका आंसर्स देने की कोशिश करें। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट द सेशन। पहला देखिए, रूल नंबर क्या है। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारा चीज़ कवर होता है और सच पूछिए तो जो कॉमन इरर्स होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ये क्या कर रहा है, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड। पहला रूल बहुत आसान से स्टार्ट होता है कि अगर आप एंड से 2 सेंटेंस को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जो प्लूरल वर्ब होगा वो प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल, राम एंड श्याम आर कमिंग। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इस रूल्स को याद है मुझे, मैंने पहले भी आपको बताया था, राम एंड श्याम कि एंड से जब जुड़ा हो तो 2 सब्जेक्ट हो जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। आप देख रहे हैं कि यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, मान लें कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम और सीता इज गोइंग, तो क्या आप इसे सही मानेंगे?
अब रोचक बात यह है कि जहां एंड का मतलब और होता है वहीं पर इस और का मतलब या होता है। ये फ्रेंड्स दो में से एक चुनने की बात करता है। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मगर हो सकता है कि आप में से कुछ प्रीवियस वीडियो में ना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि राम एंड सीता या श्याम यानी कि दो अलग अलग पर्सन, राम एक श्याम एक। तो जब ये प्लूरल वर्ड होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट। पहला मैं रूल आपको बता दूं कि जो भी पूरे सीजन में आप रूल पढ़ेंगे वो ये होगा प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, कि अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो फिर ये प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। और मैंने आपको उस दिन वर्ब के रूल में बताया था कि अगर आप नाउन के रूल में कि अगर आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, चूंकि नाउन के तौर पर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, नाउन एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होता है, तो अगर आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा। तो रूल नंबर 1 फ्रेंड्स, आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसी भी को प्लूरल सब्जेक्ट बनाने के लिए आप एस या ईएस ऐड करते हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो को आप गोज बनाते हैं, वॉच को वॉचेज बनाते हैं, इस तरह की बातें मैंने की थी। तो फ्रेंड्स, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज, कि जब भी दो सेंटेंस, दो ऐसे नाउन, दो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़े हों तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ रूल्स जो कि टफ होंगे उन पे आपको बताऊंगा कैसे किस तरह से क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। आइए रूल देखें। इफ टू और मोर देन, आई होप कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, साफ से आवाज नहीं जा रही होंगी, आई होप कि ये चीजें दिख रही होंगी आपको। If two or more than two nouns or adjective are joined by and, but only person or things or idea is discussed, singular verb is used। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर फिर से इसने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, जो रूल मैंने बताया कि दो से ज्यादा जुड़ जाए एंड के सहारे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा ही होगा। यहाँ पर आप देखें कह रहा है कि टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक। डिम्पल ठाकुर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डिम्पल जी। तो इफ टू और मोर देन टू नाउन्स, दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड, बट ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया ये डिस्कस की। जब एक ही आइडिया को, भले दो चार लोग जुड़े हुए हैं, दो थिंग्स जुड़े हुए हैं, दो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं, दो आइडिया जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ही चीज को शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। यहां पर आप देखें कि मेरा फ्रेंड, ठीक है, एक बात है, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, की जो फिलोसफर है वही गाइड है, जो दार्शनिक है वही गाइड है, हैव कम। अब यहां पर आप देखें फ्रेंड्स की माय फ्रेंड एक ही व्यक्ति है जो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, जो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, तो आप हैव को बदल देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, चेंज हैव इनटू हैज। तो माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कट जाएगा, क्या होगा, हैज। हैव कब होगा फ्रेंड्स, जबकि ये दो अलग व्यक्ति दिखलाएंगे। जैसे देखिए एक ये वर्ड लिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नॉट विन प्लूरल वर्ब है। मैंने आपको बताया कि जब आप वर्ब को सिंगुलर करें तो उसमें एस या एस लगाए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि ये स्लो और स्टडी दो अलग अलग चीजें नहीं, ये कॉमन चीजें बनाती हैं, एक ही चीज बनाती है कि जो धीरे रहता है और स्थिर रहता है वही जीतता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो फ्रेंड्स, इसको समझें कि ठीक है कि अगर एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन दोनों सब्जेक्ट सेपरेट हो, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम अलग है और श्याम अलग है, ये दोनों एक नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, दोनों एक ही है, कि मेरा फ्रेंड जो है वही फिलोसफर है और वही गाइड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। अगले है फ्रेंड्स, इसी तरह फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। देखिए यहाँ पर फिश और चिप्स दोनों को एक ही फूड के रूप में किया जा रहा है, फिश और चिप्स अलग नहीं, फिश एंड चिप्स दोनों को एक ही चीज, कि फिश और चिप्स मेरा फेवरेट भोजन है। नेक्स्ट रूल है, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स, या मैं क्लियर कर दूं आपको, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी चीजों को ले लें, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है तो हम इसे गिन सकते हैं, और भी मेरे पीछे एक बोर्ड है, मेरे हाथ में एक माइक है, मेरे 5 अंगुलियां हैं, हम इसे गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। और जिसे हम गिन ना सके वो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है। इसके बारे में आप बहुत क्लियर है। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के तरफ आते हैं। जमुना विश्वकर्मा जी, फिश एंड चिप्स आर, सॉरी
होगा सर? देखिए आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता दूं कि फिश एंड चिप्स जो होता है, हम एक भोजन, फिश एंड चिप्स दो अलग अलग चीजें जरूर हैं, मगर जब हम फिश एंड चिप्स को लेते हैं तो एक भोजन हो जाता है, मीन्स एक फूड हो जाता है। तो उसका पूरा जो सेंस होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर होता है, इसीलिए फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश इज राइट। यही मैं आपको बताना चाह रहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए कि वेयर इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। चलिए दो अनकाउंटेबल नाउन ले लें और दोनों अलग अलग हो, जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। अब देखिए पॉवर्टी एक अलग चीज, गरीबी एक अलग चीज है, मिजरी मतलब दुख अलग चीज है, गरीबी और दुख दोनों एक ही चीजें नहीं है। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। दो काउंटेबल नाउन अगर अलग अलग हो तो ये साथ आते, तो इनका जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले इसमें बताया, इसे आप बहुत ध्यान से समझे। नॉर्मली एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, काउंटेबल नाउन हो और दोनों अलग अलग हो, राम और श्याम, कोई मतलब नहीं हो, आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। अगर दोनों इससे जुड़े हुए हों और वो एक सिंगुलर आइडिया को कर रहे हो, जैसे मान लें अभी मैं विस्की एंड सोडा इज माय फेवरेट ड्रिंक, तो विस्की एंड सोडा एक ही ड्रिंक है, वो एक ड्रिंक के बारे में कह रहे हैं, विस्की और सोडा के बारे में नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर दो अनकाउंटेबल नाउन दोनों अलग अलग हो, पॉवर्टी अलग है, मिजरी अलग है, टी एंड कॉफी, टी अलग है कॉफी अलग है, दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है। हाँ, अब टी एंड मिल्क ये दोनों एक साथ है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक ही चीज होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप में से जो भी जिनको भी डाउट है वो प्लीज आप शेयर करें, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा डाउट आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए भी क्लियर होंगी और मेरे लिए भी क्लियर होंगी। अगर आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है सेशंस में, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, आपने कुछ नई चीज़ें देखी हैं, सिप एंड चिप्स आर बाउट फ्रॉम XYZ शॉप देन आर, ये तो आ रहा है सर, ओके, सिप एंड चिप्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जनाब विश्वकर्मा जी, आप मेरे साथ तो ऑफलाइन नहीं, बट मैं आपको ये बता, सिप एंड चिप्स दो अलग अलग चीजें हैं। सिप मतलब जहाज और चिप्स आप समझ सकते हैं जो नॉर्मली आप खरीदते हैं। सिप्स एंड चिप्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्या दोनों एक हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें चिप्स में पिछला प्रीवियस जो एग्जाम्पल था मेरा, फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश। आप देख रहे हैं यहाँ पर माई फेवरेट डिश, ये चिप्स, सॉरी, ये चिप्स और फिश जो है वो डिश के अंतर्गत आ रहे हैं, और आपका है सिप्स एंड चिप्स आर ब्राउड फ्रॉम XYZ। ये दोनों अलग अलग चीजें खरीदी जा रही हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें खरीदी जा रही हैं, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि फिश एंड चिप्स आर इज माई फेवरेट डिश, ये डिश के अंतर्गत है, ये मेरा फेवरेट डिश है। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ऋचा शर्मा गुड आफ्टर, ओके, फिश एंड चिप्स आर ब्राउड, बिल्कुल मैं आपको मान रहा हूं। देखिए आप ब्राउड फ्रॉम XYZ शॉप, अब फिर से मैं फिश एंड चिप्स आर ब्राउड फ्रॉम XYZ शॉप, देखिए फिर से वो चीजें बिल्कुल सही मान रहा हूं मैं, फिश एंड चिप्स आर, ओके, ब्राउड फ्रॉम XYZ शॉप। फिर से यहां मैं आपको फ्रेंड्स करना होगा, फिश और चिप्स ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड हैं। और आप इस सेंटेंस को देखिए, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, एक मिनट तो मैं आपकी और भी क्लियर करता हूं। ये माई फेवरेट डिश, टोटल फिश एंड चिप्स को एज ए डिश डिनोट किया जा रहा है कि ये एक ही डिश है जिसे हम खा रहे हैं, एक सिंगुलर चीज है। द राइस एंड कढ़ी, दाल और भात, आप इसे कह रहे हैं फिश एंड चिप्स। देखिए फिश एंड चिप्स आर ब्राउट नहीं, इज बाउट, ये दोनों चीजें जो खरीदी गई हैं वो एक सामान के अंदर, जैसे मान लीजिए मैं एक दुकान में जाऊंगा और मैंने 5 सामान खरीदा या मैंने 2 सामान खरीदा, तो वो एक वस्तु है सामान, उसी के अंतर्गत वो दोनों आ जाते हैं, थिंग्स। दैट्स फिश एंड चिप्स इज बाउट फ्रॉम XYZ शॉप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऋचा शर्मा जी गुड आफ्टरनून से, चलिए गुड आफ्टरनून। हाँ, मुझे याद है कि एक लाइव चैट में आपने कहा था कि आपको इंग्लिश बोलना है, आप किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप हैं। आप मेरे टाइमिंग्स के, अगर ऐसा आपको मेरी इंग्लिश अच्छी लगती है और आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करें। आई होप कि आप बिल्कुल सीख लेंगे। इंग्लिश इज ओनली ए लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टिंग्विशनेस। इफ यू स्पीक इंग्लिश दिस डजंट मीन दैट यू नो मच बेटर फ्रॉम अदर पर्सन, इट जस्ट सिंपली मीन्स दैट यू नो वन मोर लैंग्वेज देन द अदर पर्सन। ओके फ्रेंड्स, अगला है इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय एज वेल एज विथ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मैंने बताया था कि कंजक्शन, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्यों चुना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि इसमें सबसे बहुत ज़्यादा पार्ट्स कवर हो जाते हैं और आप जो कॉमन इरर्स के सेक्टर चुनते हैं उसमें ये ज़्यादातर आते हैं, जो भी कॉमन इरर्स आए उनमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए, इफ द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ, ये कंजक्शन है।
कंजंक्शन मीन्स ये जोड़ते हैं, ये चीजों को ऐड करते हैं। ओके, कंजंक्ट यानी कि जोड़ना। आप देखते हैं जंक्शन एक वर्ड होता है, फलना जंक्शन पे गाड़ी आ रही है, तो जंक्शन क्या होता है, वहां बहुत सी गाड़ियां आती हैं, दैट्स मीन्स ऐड, कंजंक्शन, साथ जोड़ना। तो इज ज्वाइंड एज वेल एज विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject। आपको ये वर्ड याद रखना होगा, ये चीजें याद रखनी होगी। the verb will agree with the first subject। चलिए, फर्स्ट सब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट सब्जेक्ट मीन्स कि ये पहला सब्जेक्ट, इसमें दो सब्जेक्ट होंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए कंजक्शन, ये कंजक्शन है, तो सिंपल से ये दो चीजों को जोड़ रहा है, तो दो सब्जेक्ट तो आएंगे, एक जो पहले से होगा और एक इनके जुड़ने के बाद जो आएगा। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब विल एग्री, वर्ब विल एग्री, एग्रीमेंट मतलब वर्ब जो प्रयोग करना होगा वो करना होगा एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट ए सेकंड सब्जेक्ट। एग्जांपल से फ्रेंड देखें, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, एज वेल एज कंजक्शन है, एज वेल एज जुड़ने वाला है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब देखें कि यहां पर जो वर्ब का प्रयोग किया है, मैंने कहा आपको कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, राम के साथ साथ उसके गार्जियन आ रहे हैं, ठीक है, या राम अपने गार्जियन के साथ आ रहा है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो यहां पर जो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह कंजक्शन देखें, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, बॉयज along with teacher। अब फ्रेंड्स मैं यहां आपके लिए चूज कर रहा हूं, आप बताएं मुझे कि क्या इज होगा या आर होगा। इसमें से आप क्या चुनना चाहेंगे? फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट फूड बिकॉज दीज आर टू ईटेबल्स। ओके, ठीक है एजाज शर्मा जी, आप मैं जमुना विश्वकर्मा जी को मैं जब वर्ब के रूप में एक अलग सेपरेट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं इस बात पर भी डील करूंगा कि फिश एंड चिप्स को लेकर हम, ये जो आपका ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर बिल्कुल डील करूंगा कि फिश एंड चिप्स इज होगा या आर होगा, और मैं फिर उस समय आपको कुछ अच्छे ग्रामर बुक्स के एग्जाम्पल्स भी दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स आर होगा जमुना विश्वकर्मा जी का। देखिए बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चीजें समझनी होगी। बॉयज अलोंग विथ टीचर आर, नॉट ईच, क्योंकि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट सब्जेक्ट बॉयज है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि यहां पे इस टीचर के अकॉर्डिंग होगा। तो बॉयज आप जानते हैं प्लुरल है, सो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होती है कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ ट्रैप किया जाता है। चलिए एक एक क्वेश्चंस मैं आपसे और ले लूं। डॉग्स चलिए, डॉग्स अनलाइक कैट्स वाज वेयर, क्या होगा फ्रेंड्स बताएं, आप क्या जान इसमें वाज या वेयर किसका प्रयोग करना चाहेंगे? वाज या वेयर का? डॉग्स अनलाइक कैट्स वाज वेयर डेंजरस, वाज का या वेयर का? जवाब विश्वकर्मा जी का सवाल जवाब है वेयर। चलिए फ्रेंड्स और भी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेयर आप जान चुके हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें फ्रेंड्स अब आपको एक चीज और भी इस समय प्रॉब्लम हो रही है कि आप ये सोच रहे होंगे फिर हम किसे रखें, इतने इतने हैं, विथ हैं, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है। आप इसे मोस्टली देखें कि जनरली एज वेल एज, आप इसे देखेंगे जुड़ने वाले हैं, ओके, ये ऐड होने वाले हैं, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स अब इसे सवाल उठता है कि क्या इतनी इतनी चीज़ों को हम याद रखें, इतनी चीज़ों को याद रखेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें भी पढ़ने उसे कब पढ़ेंगे? तो इससे अच्छा हो फ्रेंड्स कि आप एक दो बार इन चीज़ों को पढ़ लें, ज़्यादा नहीं, बस एक दो बार पढ़ लें, और फिर किसी भी आप इंग्लिश नोवेल को पढ़ें, इंग्लिश पोएम, इंग्लिश को की बुक्स है उसे पढ़ लें, तो चीज़ें बन जाएंगी। जब भी ये चीज़ें आपके दिमाग में आप कहीं से देखेंगे तो स्ट्राइक होंगी और फिर आप समझेंगे अच्छा इस सेंटेंस में ये प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको फ्रेंड्स ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी इंग्लिश नोवेल की बुक, चाहे वो चेतना भगत की हो या किन्हीं की भी हो, जिनको भी आपकी इच्छा हो, या कोई छोटी सी
चंपक नंदन की बुक्स हो, उसे आप पढ़ लें तो बिल्कुल फायदे में आप रहेंगे। बिल्कुल इसे जिन चीज़ों को आपने याद किया है, जिन चीज़ों को आपने यहाँ डील किया है, जब आप उसे लाइव रूप में देखेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। और एग्जामिनेशन हॉल में बस यही करना है, वहाँ आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाता है। एक तो फ्रेंड्स टाइम कम होते हैं, 60 मिनट्स आपको दिए गए हैं, 100 क्वेश्चंस डील करने हैं उसमें से आपको, उसमें भी इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, ऐसा है बिल्कुल जल्दी जल्दी करना है, क्लोज टेस्ट वगैरह है, दूसरी भी चीज़ें, तो कैसे आप जल्दी से फटाक से बिल्कुल आंसर तक पहुंचेंगे, इसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत मेहनत आप निश्चित रूप से करें। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट इट मीन्स द पर्सन थिंग्स इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड, हैंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। देखिए ये बिल्कुल ये बहुत ही फेमस टाइप का एक रूल है जो बार बार आता है। आपको इसमें बस ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने आपको कहा इतने ज्यादा चीजें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, एक ही चीज याद रखनी है। देखिए एक व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाय हर, मीन्स देखिए कि एक आर्टिकल अगर प्रयोग हो, सिंगल आर्टिकल, देख रहे हैं यहां पर आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल, मीन्स ये एक ही चीजें हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं ए व्हाइट एंड राउंड पेन इज इन माई हैंड, कि जो ये व्हाइट भी है और राउंड भी है, ये सिलेंड्रिकल भी है, ए व्हाइट एंड सिलेंड्रिकल पेन इज इन माई हैंड, कि एक सिलेंड्रिकल भी है और व्हाइट भी है, ये मेरे हैंड में है, तो एक हुआ। अब अगर मान लें फ्रेंड्स कि मैं ये कहूं कि आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल, तो अलग अलग चीजें हैं, आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल। अगर यहां पर मैं, अब देखिए, अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव ए पेन, आई हैव एंड ए पेंसिल, मीन्स दो अलग अलग चीजें, आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल। अब अगर मान ले यहां पर होता ए व्हाइट एंड ए ब्लैक गाउन, एक व्हाइट अलग होता, ए ब्लैक अलग होता, तो दो अलग अलग होते, तो दो, अब मैंने बताया कि दो भी जब जुटेंगे ये प्लूरल हो जाता, वेयर हो जाता। लेकिन अभी देखें यहां पर सिंपल सी चीज है, ए व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब जो व्हाइट है वही ब्लैक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेन है वही सिलेंड्रिकल है, तो इसमें इन चीजों में आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक रूल्स, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। मान लें ये ए है, I saw that, B number, a goat and a calf, ये B हो गया, या C मान लें, is coming, D आप जानते हैं, नो एरर। देखिए एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आई saw that a goat and a cat is coming। अब इसमें से आप फ्रेंड्स क्या देंगे, तो मैंने बहुत आसान सा दिया है, जब एग्जामिनेशंस में थोड़े से टफ भी किए जाते हैं। अब अगर आपको ये रूल्स पता है कि चलो एक गॉट, यानी गॉट अलग चीज है, बछड़ा अलग चीज है, हालांकि ये तो देखने से भी लग रहा है कोई एक चीजें हो नहीं सकती, बट एग्जामिनेशंस में आपको ये कोशिश की जाती है कि एक ही जैसा दिया जाए। बट जैसे ए पोइट एंड ए फिलोसफर, ए पोइट एंड ए राइटर, इस तरह के सेंटेंस आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखें, आप जान रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा। आप इसमें समझ सकते हैं कि एरर सी में है, ए गॉट एंड ए कैट आर कमिंग, बिल्कुल सही जवाब इसका बाजी। थोड़ा सा आसान रूल है, बट इसे आप ध्यान रखेंगे। आप एक का नहीं, आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई सॉ दैट द पोइट एंड राइटर, तो द पोइट एंड राइटर दोनों सेम चीजें हैं, जो पोइट है वही राइटर है, इज कमिंग, द पोइट एंड द राइटर आर कमिंग, द पोइट अलग, द राइटर अलग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए फिर से आप देखिए, इसको मैंने उस दिन भी नाउन के बारे में समझाया था, लेकिन अब ये वर्ब के बारे में है। उस दिन मैं नाउन के बारे में नाइदर नॉर और आइदर और की चर्चा कर रहा था, अगर आप में से कोई क्लासेस में होंगे तो उन्हें पता होगा। इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट। अब देखिए, जब अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो पहला सेंटेंस था वो कंजक्शन था, ओके, उसने उसे जोड़ दिया था, उसने उसे ऐड कर दिया गया था। अब यहां पे दो दो टाइप के हैं, जैसे आप देख लें, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, द वर्ब विल एग्री विथ द नियरेस्ट।
आपने उन सब सेक्टर्स में देखा था कि वो जो जुड़ रहे थे कंजक्शंस, वो एक सेंटेंस को जोड़ रहे थे। जैसे एक वर्ड मैंने उसमें लिया था अलोंग विथ, तो अलोंग विथ था। यहां आप देखेंगे मोस्टली के 2 पार्ट्स हैं, कुछ के सिंगल पार्ट्स भी हैं, नाइदर नॉर। अब फ्रेंड उठता है कि फिर हम इसे ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे करें। जैसे जब आप इस सेंटेंस को समझ लें, सीख लें, तो आप इसका प्रयोग बोलने में करें। जैसे मान लें कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं और मेरा दोस्त आ रहे हैं या जा रहे हैं। आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग। मैं और मेरा दोस्त कल रात को बाजार जा रहे थे। आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त, वे आर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे नाइट, कल शाम को बाजार जा रहे थे। इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए जो बेसिक रूल्स होता है, बस आपको उस पर ध्यान रखना है, बाकी चीजें आपके लिए स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए, नाइदर राम नॉर श्याम, आपको क्या ध्यान रखना है? नियरेस्ट, बगल में कौन है, वर्ब के सबसे नजदीक कौन है। नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, ना ही राम ना ही श्याम आया है। हु, आप एक एक्सप्रेस की आपने किताब पढ़ी होगी, कहाँ एक कविता, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू। फिर से आप देखें फ्रेंड्स, अगर मान लें मैं यहीं आपको एक लिख दूं, आइदर ही, चलिए ऑप्शन ए ले लिया हमने, बी, और आई, सी, इज टू ब्लेम, डी, नो ईडर। आप इसमें से क्या चुनना चाहेंगे? चलिए फ्रेंड्स, आइदर ही, बी में, और आई, इज टू ब्लेम, क्या ये सही है? सर आई गेट दिस प्रॉब्लम समटाइम्स। ओके रिचा शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। फार्मूला, थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने की कोशिश करें, आइदर ही और आई इज टू ब्लेम, क्या ये सेंटेंस सही है? और अगर इसमें गलती है तो कहां है? ओके फ्रेंड्स, चलिए मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरह के सेंटेंसेस में हम जो प्रयोग करेंगे वो नियरेस्ट का, आइदर ही और आई। यहां पर देखिए, इसके नियरेस्ट आई है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो आई इज के इसके ये वर्ब है ना, वर्ब, और इसके अकॉर्डिंग कौन है, नियरेस्ट कौन है? आई। तो आइदर ही और आई, इट्स नॉट इज, इट्स एम टू ब्लेम, इट्स एम टू ब्लेम। ना ही शिक्षक ना ही बच्चे बाजार जा रहे थे। चलिए मान लें अगर ये मैं इसे हिंदी में ही लिखूं, हम इसे ही बनाना चाहें, सॉरी। चलिए सेंटेंस को हम देखते हैं। अगर मैं ये लिखूं, ना ही शिक्षक ना विद्यार्थी बाजार जा रहे थे, ना ही शिक्षक ना विद्यार्थी बाजार जा रहे थे। आप इसे कैसे बनाएंगे? किस तरह का प्रॉब्लम यूज, क्या सेंटेंस, क्या वर्ब लगेगा? आप देखिए, चलिए ना ही शिक्षक, तो पहले लिख दीजिए, ना ही का तो था नाइदर, आप जानते हैं, नाइदर टीचर, नाइदर टीचर। ना विद्यार्थी बाजार जा रहे थे, नॉर। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको लगाना है, आप क्या समझेंगे, क्या विद्यार्थी में हम स्टूडेंट लगाएं या स्टूडेंट्स लगाएं? तो आप इसके लिए लास्ट चीज देख लें, जा रहे थे स्टूडेंट्स। अब आप सोच लें कि जा रहे थे तो क्या वाज गोइंग या वेयर गोइंग? बिल्कुल सिंपल सा है, ना ही शिक्षक ना ही विद्यार्थी बाजार जा रहे थे। तो हमारा जो जा रहे थे सेंस किसके लिए आ रहा है? विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी यानी कि बहुत सारे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वेयर गोइंग टू मार्केट, जहां भी आप इसे भेजना चाहें। तो फ्रेंड्स, आप इसे हिंदी की मदद से भी कर सकते हैं। जा शर्मा जी, आई होप कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। मोस्टली सेंटेंसेस को आप हिंदी में कन्वर्ट करें, नाइदर नॉर, ना तो वो ना ये, आइदर और, या तो मैं या तो वो, ना केवल मैं बल्कि वो, ना केवल मैं, नॉट ओनली आई, बल्कि तुम भी चोर हो। आप देख रहे हैं ना कि तुम भी चोर हो सेंस यू के लिए आ रहा है, बट ऑल्सो यू आर थिक। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको कि जो विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जब इस तरह के दो सेक्शंस में आए तो आपको हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करना, जो भी उसके नजदीक सब्जेक्ट आए, ना कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट फ्रेंड, रूल 6, नाइदर ऑफ मीन्स नॉट आइदर ऑफ, means of the two things of people, neither of the judge of the division bench knew about the facts of the case,
नन ऑफ मीन्स द ग्रुप थिंग्स। यहां पे थोड़ी सी चीजें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं वो एक बार आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकता है, एक बार चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट अगर आप एक बार उसे देख लेते हैं तो फिर चीज़ें आपके दिमाग पे बिल्कुल चिपक सी जाती हैं। एक ही बार ग्रामर सेक्शंस एक दो बार होता है, जो ग्रामर सेक्शंस को आपको थोड़े ध्यान से देखना होता है, और एक दो बार आप उसे ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से उसे समझ लेते हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत आसान सी हो जाती है। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए नाइदर ऑफ मीन्स नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स। नाइदर ऑफ, जब भी हम ऑफ का प्रयोग करें, नाइदर ऑफ ना मतलब हम दोनों में से किसी ने नहीं, नाइदर ऑफ अस हम दोनों में से किसी ने नहीं भगवान को नहीं देखा है, नाइदर ऑफ अस सीन द एयर। चलिए गॉड, हम दोनों में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है, नाइदर ऑफ अस सीन द गॉड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देख ले, नाइदर ऑफ द जजेस, दोनों जजेज में से, ऑफ द डिविजन्स बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। फिर से यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि नाइदर ऑफ ये दो चीजों के लिए प्रयोग होता है। अब आप देखिए इसी से आप कितना सेंस पकड़ सकते हैं कि क्या नाइदर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट प्रयोग होगा वो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अगर काउंटेबल नाउन होगा तो क्या होगा, क्या अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो क्या होगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। ओके, तो हम उसमें सिंगुलर प्रयोग करेंगे, बट जब आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे नाइदर ऑफ यानी कि दो में से, आपको यहां हमेशा प्लूरल प्रयोग करना होगा, क्योंकि इसके पास आपका कोई राबा भी। सर आई टोल्ड यू दैट माई इंग्लिश इज वीक। देखिए ऐसे कुछ भी बात नहीं होती है, मैं कितनी बार आपको कहूँ। गुड आफ्टरनून सर, अभिनव कुमार बीपीएससी, गुड आफ्टरनून। सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश राइट नाउ, दैट्स गुड। यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, नॉट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी गुड। वी ऑलरेडी नो रिचा, दैट्स बाय यू हियर। सो दैट्स व्हाई we already know, not use knows, we already know Richa, that's why you are here। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप बस इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ग्रामर सेक्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए आप जब नाइदर ऑफ के बाद प्रयोग करेंगे तो आप हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें। नाइदर ऑफ अस इज, हम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, वहां कोई, हम दोनों में से वहां कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, उन दोनों में से दो है, नाइदर ऑफ द जजेस, दो के लिए प्रयोग हम करेंगे। मार्क फ्रेंड्स, अब देखिए एसएससी कहीं से भी आपकी मिस्टेक्स, मान लें कि वो यही सेंटेंस दे रही है आपको और उसने यहाँ जजेस को हटा दिया है, नाइदर ऑफ जज। चलिए मैं ऐसे दिखाऊं कि मान लें इसी सेंटेंस में उन्होंने इसे ड्रॉप कर दिया है, और क्या है कि आप इसे मान लें कि उन्होंने ए बना दिया, यहां से उन्होंने बी ले लिया है, यहां से उन्होंने सी ले लिया है, और यहां से उन्होंने एक डी का ऑप्शन जोड़ दिया है। इसी क्वेश्चंस को एसएससी कैसे कन्वर्ट कर रही है, नाइदर ऑफ द, उन्होंने यहां से बस एस को ड्रॉप कर दिया और यहां उन्होंने बी लिख दिया है, ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू, चले यहां उन्होंने सी को ऐड कर दिया और फिर डी नो इरन। अब मान लें कि अगर आपने ये रूल पढ़ रखा है कि नाइदर ऑफ के बाद द जज होना चाहिए, अब यहां पर फर्स्ट आप जाके देखेंगे, अच्छा चलो यहां देखते हैं कि यहां पर चीजें कहां पर हैं, कहां पे प्लूरल है। अब आप यहां पर देखें वर्ब जो है वो आपका पास्ट टेंस में है, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सो हाउ, अब देखिए फिर आपका सेंस अगर है ठीक, नाइदर ऑफ द जजेज, क्योंकि दो भी चीजें जब भी हम डिसाइड करेंगे तो दो होने चाहिए ना, तो प्लूरल, सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा चीजें होंगी तो प्लूरल होंगी, और नाइदर आप यानी दो में से छांटना है तो सिंपल सी बात होगी, आप यहां देखेंगे अच्छा चलो यार जजेज नहीं है, ये सेंस है, यानी कि ये पहला ए इरन है। फ्रेंड्स तो नाइदर ऑफ जैसा मैंने कहा आपको ये दो चीजों के लिए होता है, नाइदर ऑफ टू थिंग्स। और क्या हो जब हम ज्यादा कहें, इस क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और हम में से कोई भी गणित नहीं जानता, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं जानता है। नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे मान लें नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, देखिए उसके 4 बेटों में से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, गलत, 4 बेटे हैं, हमें नाइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए करना है। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसमें से 4 बेटों में से किसी ने देखभाल नहीं किया। अब आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि यहाँ लुक होगा या लुक्स होगा, तो नन ऑफ हिज 4 सन्स। फ्रेंड्स मैं जैसा आपको इसमें फिर से मैं कहूंगा कि आप सेंस का प्रयोग करें। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं जा रहा, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है जा रहा है। आप सेंटेंस को देखें, नन ऑफ अस इज गोइंग आर नॉट, हम में से कोई नहीं जा रहा। नन ऑफ 5 इज लेबोरियस, 5 में से कोई मेहनती नहीं है, हम कोई का प्रयोग कर रहे हैं और है, तो नन ऑफ 5
नन ऑफ 5, सॉरी 5 बोले यार मैंने, नन ऑफ 5 इज लेबोरियस। नेक्स्ट फ्रेंड, रूल नंबर 7, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन मीनिंग, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने आपको नाउन रूल्स में ये बताया था कि नाउन में कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल्स की तरह आपको दिखेंगे बट वो प्लूरल्स होते नहीं हैं। कुछ कुछ चीज़ों के नाम तो आप जानते हैं, नेम ऑफ डिजीज ले लें आप, मीजल्स ले लें, मम्स ले लें, रिकेट्स ले लें, है ना, मम्स इस बीमारियां होती हैं। आप यहाँ पर बिलियर्ड्स खेल का नाम ले सकते हैं, देखिए खेल है, डार्ट्स, ड्राउट्स, ये सब खेल हैं। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स बोलते हैं, आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है, इसमें एस लगा हुआ है, मगर आपको ऐसा कहीं नहीं लिखना है कि मैथमेटिक्स आर टफ सब्जेक्ट। आप कहीं से भी इसका प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते कि आर, क्योंकि यहां पर आप एस देख के आर नहीं लगा सकते, दैट्स डजंट मीन मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स एस है बट ये सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह फिजिक्स, हाँ, कहां पे आपको ध्यान रखना है, 2-3 वर्ड, 2-3 सब्जेक्ट आएंगे, जैसे स्टैटिक्स, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको। अगर मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट आप कैलकुलेशन से करते हैं, मान लें कि मैं 5 गुने 6 बहुत तेजी से करता हूं, मेरा जोड़ बहुत अच्छा है, मेरा गुना बहुत अच्छा है, मैं मल्टीपल, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन बहुत अच्छे हैं, तो कहूंगा कि माई मैथमेटिक्स आर गुड। यहां मैथमेटिक्स का अर्थ होता है कैलकुलेशन, कि उसका जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अच्छा है। दीज स्टैटिक्स आर वेरी यूजफुल। यहां स्टैटिक्स सांख्यिकी सब्जेक्ट नहीं है, यहां स्टैटिक्स का मतलब है डाटा जो हमें दिया गया है, जो डाटा हमें दिए गए। जैसे एक स्कूल में 3000 विद्यार्थी हैं, तो ये डाटा है, ये स्टैटिक्स है, दैट्स व्हाई वी यूज दैट दीज स्टैटिक्स। अगर मान लिया मैं कहूं कि एक स्कूल में 3000 लड़के हैं, 4000 लड़कियां हैं, 5000 टीचर हैं, ये 3 अलग अलग डाटा हैं, फिर हम कह सकते हैं दीज स्टैटिक्स आर, क्योंकि वहां स्टैटिक्स का अर्थ डाटा होता है। नेम ऑफ डिजीज आप जानते हैं फ्रेंड्स, मीजल्स, फिर देखिए यहां पे आप कंफ्यूजन थोड़ा सा संभाल लें, मीजल्स, मम्स, एस दिखते हैं, रिकेट्स आप जानते हैं जो दुबला पतला होता है, बिल्कुल एकदम क्वासर कोरी बीमारी होती है इसी कमी से, सिंगल्स, ये सब ऐसा बीमारियों के नाम है, और कभी भी इनके बाद आप प्लूरल का प्रयोग ना करें। क्रिस मीरा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट फ्रेंड, रूल 8, यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दिस इज रॉन्ग, मैच द वर्ब विथ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब फ्रेंड्स फिर से आपके दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि सर की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिकेटेड हो रही हैं। कहीं हम कह रहे हैं कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करो, कहीं हम ये कह रहे हैं कि अच्छा इनके अनुसार ना इनके अकॉर्डिंग करो। देखिए फ्रेंड्स, ये तो वो चीज़ें हैं कि जब आप धीरे धीरे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सेंटेंस कहा जा रहा है कि यूजुअली हम जो है मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, कि नॉर्मली हम जब है सब्जेक्ट को नियरली सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी आप सोचेंगे कि मैंने पिछले प्रीवियस में आपको कहा कि नियरेस्ट में करें, अब आप कह रहे हैं नहीं वैसे मेन सब्जेक्ट में करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर ये आपको कहना चाहूंगा कि सेंटेंस की प्रकृति आपको देखनी होगी, सेंटेंस किस तरह के हैं ये आपको देखने होंगे, क्या उसमें कुछ ऐड है, क्या उसमें कोई चीजें ऐड कर दी गई हैं, क्या वो किसी कंजक्टिव शब्द से जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों को आपको ध्यान देखना है। यहां पर आप देखें कोई भी कंजक्शन नहीं है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, आप कंफ्यूज कहां होंगे, आपको लगेगा कि चलो यार एप्पल्स दिया हुआ है और नियरेस्ट होना चाहिए, तो व्हाई शुडंट वी यूज आर, क्यों नहीं कर सकते, बट दिस इज रॉन्ग। यहां पे मेन सब्जेक्ट जो है वो एप्पल्स नहीं है, क्वालिटी है, सेबों के गुण अच्छा है, जो सेब हैं उनकी जो क्वालिटी है अच्छी है, सेबों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब आप इसे भी यूज कर सकते हैं, द वर्च्यू ऑफ मैन इज गुड। आप देखें इसका प्रयोग हमने क्यों किया, वर्च्यू के लिए। एक बात मैं फ्रेंड्स और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब मैन और वीमेन हो तो प्लीज इसमें थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, क्योंकि मैन का प्लूरल कहीं भी मेंस नहीं होता, ये मेन होते हैं, और वीमेन का प्लूरल WOMEN होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ये मैंने आपको बताया भी था कलेक्टिव नाउन्स को लेके, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर से मैंने एक बार दोहरा दिया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं द हर्ड ऑफ काउज, या फिर कह सकते हैं द टीम ऑफ प्लेयर्स। तो इससे आपको यहां पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये मूल सब्जेक्ट द हर्ड है। मैंने आपको मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट आपका द हर्ड है, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द हर्ड को हमने लिया है। रूल नंबर 10 है फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्ट में कहा था, ये बिल्कुल बेसिक्स है। 100 बॉयज आर इन माई क्लासेस, इन माई क्लास, बिल्कुल सही है। तो रूल नंबर 10 आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इस तरह से कई भी सब्जेक्ट आते हैं, आई, ही,
आई, ही एंड सी। अब क्या देंगे आप, क्या इज देंगे, क्या आर देंगे, तो तीन है तो तीनों मिलकर प्लूरल बनाते हैं, तो सी आर गोइंग टू मार्केट, कि ये वो सब मार्केट जा रहे हैं, आई, ही एंड सी। तो फ्रेंड्स इस तरह के भी आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रोनाउंस का सेन आता है, जब उसके बारे में हम भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल है इफ ए सब्जेक्ट, देखिए ये थोड़ा सा रूल 11 थोड़ा आपके लिए होगा कि इफ ए सब्जेक्ट, ये आज का लास्ट रूल है फ्रेंड्स, if a subject and the verb are joined by a relative pronoun, the verb used will agree with the antecedent। इसमें से 2-3 वर्ड मैं आपसे बताना चाहूंगा या आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स आप में से कितने लोग एंटीसीडेंट या फिर प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप में से कितने लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं या एंटीसीडेंट के बारे में जानते हैं, बट मुझे एक बात अच्छे से पता है कि आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। एक फ्रेंड्स आप लाइफ में एक चीज़ को समझ सकते हैं। 2 तरह के पेन आपको मिलेंगे, तकलीफें आपको मिलेंगी। एक जो आपका डिसिप्लिन आपको देगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, आप सोच के रखें कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, आप पढ़ने बैठते हैं, मैं जान सकता हूँ कि आप समझ सकते हैं बहुत सा प्रॉब्लम होता होगा, गर्मी लग रही होगी, मच्छर काट रहे होंगे आपको, आप परेशान से हो रहेंगे कि यार क्या झमेला है ये, कितना दिन पढ़ना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितना अच्छा लोग खेल रहे हैं बाहर में, देखो तो कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है और एक मैं हूँ जो बैठा हुआ हूँ। ये पेन है, ये भी दर्द है, तकलीफ है। और एक होगा कि आप ये सब छोड़ के चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप बेकार चीज़ें, चलो खेल लेते हैं, खेल के आते हैं, मूवी देख लेते हैं, और फिर फ्यूचर में जब एग्जामिनेशंस में आप हॉल में जाते हैं, आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे याद था यार, बन क्यों नहीं रहा है, और आप काफ़ी आसान से क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, और उस टाइम भी आपको तकलीफ होगी। पहला तकलीफ डिसिप्लिन का है, जो फर्स्ट पेन है फ्रेंड्स वो आपके डिसिप्लिन का है, एंड आई थिंक दैट कि वो आपको झेलना ही चाहिए। ये पेन जो आपका डिसिप्लिन से गेन हो रहा है, यू मस्ट फील इट, यू मस्ट बोरो इट, यू मस्ट इंड्योर इट। सेकेंड पेन जो रिग्रेट से होगा, जो पछतावे से होगा, यकीन मानिए कि वो पेन में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और वो पेन आपको तकलीफ भी ज़्यादा देगा। तो इट्स डिपेंड ऑन अस फ्रेंड कि हम किस तरह की चीज़ों को जानना चाहते हैं। क्या हम रिग्रेट का फील लेना चाहते हैं, रिग्रेट का प्रेशर लेना चाहते हैं, रिग्रेट का पेन लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने डिसिप्लिन का पेन लेना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और ये बिल्कुल भी मत समझें कि आप नहीं कर सकते। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात। और हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ या फिर किसी चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद भी करके देखें। चलिए मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करें, आप 3-4 दिन स्वयं करके देखें, आप पढ़ के देखें, क्लासेस शामिल होकर देखें, इंटरेक्ट करके देखें, और फिर देखें कि क्या चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको ये लास्ट रूल्स आज का बता दूँ कि इफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब आर जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो जब दो ऐसे प्रोनाउन, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो दोनों को जोड़ने की भूमिका निभाता है। जैसे देखें इसमें दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। 3 रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली होते हैं, दैट, विच और हु। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एक होता है दैट, फिर एक ले लें विच, और एक होता है हु। हु का फ्रेंड अब तब करते हैं जब कोई मैन रहे, कोई आदमी रहे मोस्टली, विच किसी वस्तु के लिए या कोई निर्जीव चीज के लिए, और दैट का प्रयोग आप दोनों के लिए कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं और जानवर के लिए या किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं हम। इसके संबंधित प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो प्रोनाउन में पूछे जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, वर्ब यूज्ड विल एग्री विथ एंटीसीडेंट, मींस होता है कि वर्ब के ठीक पहले, है ना, वो जो दैट से जुड़ा हुआ है, जिससे भी जुड़ा हुआ है, उसके ठीक पहले क्या है आप देख लें। She is one of the noblest women that has ever lived on this earth. She is one of the noblest women that, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, यहाँ one of the, she is एंटीसीडेंट, दैट जो आया है वो किसके लिए आया है? वह धरती पर मौजूद सारे अच्छे औरतों में से एक रही है। जितनी भी औरतें धरती पर पैदा हुई, जो भी औरतें पैदा हुई उनमें से जितनी भी विनम्र औरतें थीं, हालांकि ये बिल्कुल अपोजिट है, जितनी भी विनम्र औरतें थीं उनमें से वह एक है। सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। आप देखें वन ऑफ द, वन मेन एंटीसीडेंट क्या है? वन, दैट का वन रही है।
हैज़, तो फ्रेंड्स हैज़ बिल्कुल सही है, एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो ये फ्रेंड्स आज की एक क्लासेस थी जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ चर्चा की। कल की क्लासेस के बारे में आप बता दूं फ्रेंड्स कि कल भी आपके जिसके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के जो रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी और रूल्स बच रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, उन पर मैं डिस्कस करूंगा। और फिर आप जानते हैं कि जो मेरी थर्ड क्लासेज होगी वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे होंगी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। सर आपको आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करना होगा, अदर टीचर्स की कंपेयर आपकी क्लास जल्दी बोर करने लगती। हाँ देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि मुझ में अदर टीचर्स की तरह थोड़ी सी क्वालिटीज़ की कमी है। होप आप इसे समझेंगे। बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बातें भी आपको थोड़ी स्पष्ट कर दूं कि चीज़ें बिल्कुल भी बोर करेंगी मेरी क्लासेस में, क्योंकि एक्चुअली मैं मुझे उस तरह से आप बहुत से ऐसे क्लासेस देखते होंगे ऑनलाइन में जहाँ पे लोग कॉमेडी करते हैं, सर पटकते हैं और सर धुनते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको इस तरह से बोलेंगे कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, पहले अगर आपको मेरी क्लासेस बोर लगती है तो आई फॉरगिव, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात के लिए कि आपको क्लासेस बोर लगी। इस बात के लिए बिल्कुल भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कि मेरी टीचिंग स्टाइल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे आपको जोक सुनाने चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इस बात में आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ, अगर आपको मेरी क्लासेस बोर लगती है तो आई एम रियली सॉरी दैट कि आपको मेरी क्लासेस बोर लगी, बट मेरे टीचिंग टेक्निक से चीज़ें आपको बोर लगने लगी और मैं कुछ कॉमेडीज़ करूं या कुछ और चीज़ें करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच जनाब विश्वकर्मा जी, ये आपका अपना ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन। हो सकता है कि दूसरे टीचर्स अच्छे ढंग से समझाते हो चीज़ों को या करते हो सकता है मुझ में कुछ कमियां हो, बट एज आई थिंक दैट कि मैं जिन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ उसमें से अगर फॉल्ट होता है दैट्स विल माई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप टीचिंग टेक्निक्स की बात करें कि थोड़ा सा आप सर हंसाओ, थोड़ा क्लास को ये करो, तो मैं जिन चीज़ों में कर सकता हूँ, जितने में संभव हो, आई विल डू दैट। ओके फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट क्लासेस वही होंगी जिसमें इसके और भी जो रूल्स हैं इसे मैं डील करूंगा, जो भी पिछले के सेक्शंस हैं उसे मैं इसके जो आगे रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उसे मैं डील करूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी